चलिए तो गेस्ट क्वेश्चन लेक्चर 2 विथ रिवीजन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जानेंगे सबसे पहले हम लोग कि आर्ध पारगम झिल्ली क्या होता है। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। तो बताओ, याद करो, मैंने बोला था वैसा मेम्ब्रेन्स तो वैसा मेम्ब्रेन जिससे केवल ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या करता हो, पास करता हो या मूव्स करता हो। वैसा झिल्ली, वैसा मेम्ब्रेन जिससे केवल विलायक के कण ही पास करता हो, विलायक के कण ही गमन करता हो, उसे हम लोग कहते हैं एसपीएम, आर्ध पारगम झिल्ली। बोलेंगे बताओ हमको नेचुरल एसपीएम का एग्जाम्पल। तो बताना एक्स मेम्ब्रेन, जो हम लोग अंडा बॉयल करते हैं तो कड़ा वाला पार्ट को हटा के देखिएगा, एक वाइट वाइट परत टाइप का एक जाली रहता है, तो वो हमारा जो होता है नेचुरल एक्स एसपीएम होता है। बोले तो नेचुरल एसपीएम होता है, वो एक्स मेम्ब्रेन जो होता है नेचुरल। यह कह सकते हैं परचमेंट, परचमेंट पेपर, यह कह सकते हैं गोट या पिग ब्लडर। ये सारे हमारे नेचर। हमारा स्किन भी देखते होंगे, इससे निकलता है स्वेट, पसीना। तो पसीना हमारा क्या होता है, एक सॉल्वेंट का काम करता है, पानी उसमें होता है, तो ये भी हमारा एक नेचुरल एसपीएम का काम करता है। बोलेंगे आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन या आर्टिफिशियल एसपीएम, कृत्रिम, मानव द्वारा, मैन मेड। तो एक याद रखना, मैंने आप लोग को बताया था कॉपर फेरोसाइनाइड सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया, और एक बताए थे कैल्शियम फॉस्फेट। तो कोई बोलेगा एसपीएम किसे कहते हैं, तो वैसा झिल्ली जिससे केवल विलायक के कणों का ही पास होता हो, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, केवल विलायक के कणों को ही गमन मिलता हो, उसे हम लोग कहेंगे एसपीएम। नेचुरल एसपीएम के एग्जांपल एक्स मेम्ब्रेन, परचमेंट पेपर, गोट या पिग ब्लडर। आर्टिफिशियल एसपीएम या फ्रेशली एसपीएम, कॉपर फेरोसाइनाइड और कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखना ऑस्मोसिस, प्रसरण क्या होता है। जैसे हमने यहां पर दो तरह का फिगर बनाया है, एक ए और एक बी। ये हमारा काम कर रहा है एसपीएम का।
एसपीएम के बारे में हमने बताया कि वैसा झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण ही पास करता हो, वैसा झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण ही पास करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसपीएम। अब हम देख रहे हैं कि मेरे पास क्या है, एक चीनी सॉल्यूशन है, चीनी का घोल है, चीनी का घोल है। तो देख रहे हैं घोल की जो लेवल है, स्तर है, पानी बोले तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोले तो प्योर सॉल्वेंट पानी होता है। देख रहे हैं कि पानी का लेवल ऊपर है और घोल, चीनी का घोल का लेवल नीचे। तो अब क्या होता है कि इस एसपीएम से ये जो होता है सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर मूव करने लगता है, इधर मूव करने लगता है, क्योंकि एसपीएम कहता है जिससे केवल विलायक के कण पास करते हैं। तो हमने क्या देखा, बी में देखा कि अभी पानी का लेवल घट गया और देख रहे हैं कि सॉल्यूशन का घोल जो बना है, चीनी का घोल, उनका लेवल बढ़ गया। तो ये जो प्रोसेस देख रहे हैं, इस प्रोसेस को ही कहते हैं ऑस्मोसिस। अब इसको भाषा में कैसे बोलेंगे सर, भाषा में कैसे बोलेंगे, तब बोलेंगे पानी हमारा सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, विलायक। जब विलायक के अणु, जब विलायक के अणु स्वतः स्पोंटेनियस, स्वतः, जब विलायक के अणु स्वतः एसपीएम के द्वारा शुद्ध जल से घोल की ओर, विलयन की ओर गमन करते हो, तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं, प्रसरण कहते हैं। याद हो गया वो तुम लोग को? फिर से, जब पानी सॉल्वेंट, जब विलायक के अणु स्वतः शुद्ध द्रव या शुद्ध विलायक से घोल की ओर गमन करता हो, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रसरण। अब ऐसा क्यों हुआ सर कि यह आदमी इधर जाने लगा? तो याद करो, मैंने पढ़ाया था आप लोग को, मैंने आपसे पूछा मेरे पास ए और मेरे पास बी कंटेनर है, मैंने दोनों में पानी भर दिया। अब हमने नीचे से हीट दे दी, टेम्परेचर दे दी, हीट दे दी, हीट। इसमें हमने ए में केवल वाटर रखा है, केवल H2O है, लेकिन इसमें हमने चीनी भी डाल दिया है। तो बताना मेरे को, जब हीट कर रहे थे ए को और हीट कर रहे थे बी को, तो दोनों में से ज्यादा वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, वाष्प किसका बनेगा ज्यादा? तो ऑब्वियसली से ए का। इसका वेपर प्रेशर, इसका वाष्प दाब क्या होगा? कम जाएगा। तो वाष्प दाब कमने के कारण एक विलायक के अणु, विलायक के कण एसपीएम के माध्यम से सॉल्यूशन की ओर मूव करने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। या फिर एक तरह से और बताते हैं आपको, जब विलायक के अणु स्वतः आर्धपारगम झिल्ली के द्वारा तनु घोल से सांद्र घोल की ओर गमन करता हो, मूव करता हो, तो उसे भी हम लोग बोलेंगे बेटा ऑस्मोसिस। चलिए
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए, कहता है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रसरण दाब या परिसारक दाब किसे कहते हैं, क्या समझते हैं बताइए। और कहता है व्हाई डज ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स एबनॉर्मल, और कहता है कि प्रसरण दाब या परिसारक दाब अब समान एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों करता है। तो समझिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं किसको। तो देखिए, अभी हमने एक फिगर बनाया था, आप लोग देखे होंगे, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है सबको। मैंने एक फिगर यहाँ बनाया था अभी। इस फिगर में हमने देखा क्या कि इधर हमने लिया था एक सॉल्यूशन, चीनी का घोल, चीनी का घोल, और इधर मैंने लिया था वाटर, और ये हमारा मान लीजिए एचपीएम है। वाटर हमारा हो गया प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट। तो क्या हुआ था इसमें कि विलायक के कण स्वतः एसपीएम के द्वारा शुद्ध विलायक से घोल की ओर जाने लगा था। तो जब जा रहा था तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, ऑस्मोसिस। अब हमने क्या किया, यहां पर एक पिस्टन हमने लगा दिया, यहां पर हमने एक पिस्टन लगा दिया, सॉरी, यहां पर हमने क्या किया, पिस्टन लगा दिया, यहां पर हमने एक पिस्टन लगा दिया, यहां पर हमने एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन। तो क्या हुआ, यहां पर देखने वाली बात यह है कि जब विलायक के कण अपने आप या विलायक के अणु अपने आप शुद्ध विलायक से घोल की ओर एसपीएम के माध्यम से जा रहा था, तो हमने इस पिस्टन को दबा दिया। तो बताओ, जब ये पिस्टन को दबाएंगे तो जो विलायक कण इधर जा रहा था, क्या अब इधर जा पाएगा? कोई आदमी आ रहा है, हमने वहां पर क्या शटर गिरा दिया, तो अब शटर गिरने का मतलब जो अंदर आदमी आने वाला था, अब क्या अंदर आ पाएगा? नहीं। तो विलायक के कण एचपीएम के द्वारा शुद्ध विलायक से घोल की ओर जाता, तब वो होता प्रसंकरण। लेकिन जाते समय इसमें एक पिस्टन अगर लगा दे, पिस्टन को दबा दे, तो क्या होगा, ए विलायक के कण फिर से उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो क्या एक क्रिया प्रोसेस ऑस्मोसिस हुआ? बिल्कुल नहीं। तो कहता है कि प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए ये पिस्टन मेरा काम करेगा एक्सटर्नल फोर्स, बोले तो एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर दाब या बाहरी दाब। तो प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए घोल पर लगाया गया बाह्य दाब, घोल पर लगाया गया बाह्य दाब को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे सर? परिसारक दाब। The external pressure applied on solution to prevent the process of osmosis is called osmotic pressure. वह या बाहरी दाब जो प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब
प्रसरण दाब कहते हैं, या फिर अपना भाषा में बोल देना, प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए घोल पर लगाया गया वह बाहरी दाब को हम लोग कहते हैं परिसारक दाब, प्रसरण दाब, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, पाई से। अब इसमें कह रहा है क्यों परिसारक दाब अपसमान हो जाता है, तो जब उसमें हमने डाला सॉल्यूट, सॉल्यूट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल होते हैं, स्पेसिस होते हैं, सॉल्यूशन में जाने के बाद, सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर हमने ले लिया नमक, तो नमक पानी के अंदर जाएगा तो ये टूटेगा Na+ और Cl- में। तो ये सॉल्यूट का यहां पर क्या हुआ, डिसोसिएशन, वियोजन। लेकिन अगर गलती से हम ऐसा ले लेते, ऐसा ले लेते, ऐसा ले लेते, एसिटिक एसिड का दो अणु, ये दोनों एक दूसरे से क्या किया, एसोसिएशन किया, एसोसिएशन किया, एक दूसरे से मिल गया, संयोग हो गया, और संयोग होने के बाद बनाता है CH3C डबल का, CH3C डबल OH का होल ट्वाइस। तो पहले दो मन था, पानी में जाने के बाद कितना हो गया, एक। पहले यहां पर एक था, पानी में जाने के बाद कितना हो गया, दो। सोचे कुछ और हो गया कुछ, तो वही तो अब नॉर्मल होता है। हमने सोचा कि बैंक में पैसा डाले हैं या कोई लॉटरी लगाए हैं, तो सोचे हम अपना मन से कि लगता है गाड़ी हम ही को फंसेगा, हमने सोच लिया कि गाड़ी मेरे को फंसेगा। उस लॉटरी में गाड़ी का सिस्टम था, फर्स्ट प्राइज गाड़ी, लेकिन सोचे कुछ और फंसा लास्ट में, वो भी आयरन। तो सोचे कुछ हुआ कुछ, डाले मैंने नमक का 1 मोल और गया का मोल, तो हुआ का मोल 2 मोल। तो यहां पर क्या हुआ, वियोजन। मैंने डाला 2 मोल, इसको डाइमर बोलते हैं, डाइमर ऑफ, ये डाइमर बना दिया, इसको डाइमर पढ़ेंगे, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। सब कॉपी में पढ़िएगा, सब होगा। तो कहता है ड्यू टू डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन बिकम्स एब्नॉर्मल। कहता है विलयन में अणुओं के वियोजन या संयोजन के कारण परिसारक दाब क्या हो जाता है, अपसमान हो जाता है, असमान हो जाता है, अपसमान कर दो, अपसमान हो जाता है। घोल में डालने के बाद सॉल्यूट एसोसिएट भी होता है और डिसोसिएट भी होता है, जिसके कारण हमारा परिसारक दाब क्या करता है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, अपसमान या असमान भी बोल सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल तो मिट गया है बट डिफिनेशन। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ, प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए घोल पर लगाया गया वह दाब, वह बाहरी दाब, वो बाहरी दाब को ही कहेंगे प्रसरण दाब। चलिए अगला सवाल देखना, एक्सप्लेन रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड। उड़नशील विलेय या उड़नशील द्रव के लिए कहता है रॉल्ट का नियम का व्याख्या करें। ठीक है, तो रॉल्ट कहता है क्या, ध्यान सुनना। मान लेते हैं मेरे पास कोई सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे, अगर एक सॉल्यूट होगा तो दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो कहता है कि किसी विलयन में प्रत्येक अवयव, प्रत्येक मतलब अगर एक सॉल्यूट होगा दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। किसी विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब मोल प्रभाज के
मोल अंश के सीधा समानुपाती हो जाता हो तो उसी को कहेंगे रॉल्ट का नियम। वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए, उड़नशील विलेय के लिए। तो कोई बोले किसे कहेंगे, तो किसी घोल में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्पता मोल अंश मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती हो तो उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रॉल्ट का नियम। किसके लिए, वाष्पशील उड़नशील, जो बोल रहा है बोलो। आइए एक्सप्लेन कर रहा है, तभी कुछ बातें इनको और देखना पड़ेगा थोड़ा। देखिए मैंने ले लिया यहां पर 2 कंटेनर, इसको हमने मान लिया फर्स्ट सॉल्यूशन या फर्स्ट कंपोनेंट, इसको हमने मान लिया सेकेंड कंपोनेंट, इसका मान लिए पार्शियल वेपर प्रेशर P1, इसका मोल प्रवाह x1, इसका P2, इसका मान लिए x2। अब कहता है क्या, किसी विलयन में प्रत्येक अवयव, प्रत्येक मतलब बारी बारी से। तो पहले हम काम करते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए। फॉर फर्स्ट कंपोनेंट किसी विलयन में प्रत्येक अवयव, प्रत्येक मतलब बारी बारी, पहले हम इस पर काम कर रहे हैं। किसी विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्पता मोल प्रभाज मोल अंश के सीधा समानुपाती हो उसे हम लोग कहते हैं रॉल्ट का नियम। इनको हटा देना, यहाँ पर कांस्टेंट ले लेना, यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में सेम लिए थे, बस कर यहाँ नोट लगा देना। उसके बाद क्या कर देना, x1, इसको समीकरण में क्या मान लेना 1। उसके बाद इसके लिए करेंगे फॉर सेकेंड कंपोनेंट, दूसरे अवयव के लिए, प्रथम अवयव के लिए हिंदी बोल देते हैं, दूसरे अवयव के लिए सेम डायलॉग मारेंगे। किसी विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्पता मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता हो। जब भी प्रेशर टोटल करना हो तो डाल्टन का नियम बताए थे, याद करो। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स के डाल्टन्स मतलब डाल्टन के अनुसार P टोटल बराबर करेंगे P टोटल, तो P1 प्लस क्या कर देना है P2, P1 का मान धर देना P01 इंटू x1, इसका मान धर देना P02 इंटू x2। तो P टोटल बराबर आ गया हमारा ऐसा। थोड़ा मैंने और बढ़ा देना, आपने पढ़ा था x1 प्लस x2 बराबर 1, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बराबर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट बराबर कितना 1। अगर ये सॉल्यूट का होगा तो ये सॉल्वेंट का काम करेगा। तो अगर हम यहाँ से x1 का मान निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x2, यहां पर धर दो, तो धरोगे तो रिजल्ट हमारा जो आ जाएगा P टोटल मतलब सब मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, P सॉल्यूशन लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं P01 इंटू x1 का मान धर दो 1 माइनस x2 प्लस P02 इंटू x2। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वाष्पता P01 जो हमारा हो गया। ये क्या हो गया सर,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, और ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट। विलयन का वाष्पदाब, विलेय का वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आप क्या समझते हो और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बताओ। हमारा जो सीपी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल। हमारा जो अनुसंख्यक गुणधर्म होता है जो विलेय की कणों की संख्या के सीधा समानुपाती होता है। अगर विलेय की कणों की संख्या को बढ़ाओगे तो इनका अनुसंख्यक गुणधर्म, बोले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बोले तो सीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बोलेगा सीपी कहते हैं किसको? तो कहता है विलयन का वह गुण जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता हो। विलेय की कणों की संख्या कितना अमाउंट में आप डाल रहे हो, उनका नेचर नहीं कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, बस खाली अमाउंट से मतलब रहेगा उनको। तो विलयन का वह गुण जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, ना कि उनकी नेचर पर, ना कि उनकी प्रकृति पर, उसे ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सीपी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ाएंगे तो सीपी बढ़ेगा, घटाएंगे तो सीपी घटेगा। तो कहता है दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट नेचर ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सीपी। विलयन का वह गुण जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, ना कि विलेय की प्रकृति। और कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। अनुसंख्या गुण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर सवाल मिटाया है 4 प्रकार का। चलो याद करो तुम लोग। पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। शॉर्ट में समझ ना, शॉर्ट में बताए थे आरएलवीपी, हिंदी में बताए थे वाष्प दाब का अपेक्षिक या सापेक्षिक अवनमन। दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में ईबीपी। बोले तो क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा याद करो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डीएफपी, डीएफपी हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन। और चौथा अभी हम लोग पढ़े ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, प्रसरण दाब या प्रसारक दाब, प्रसरण दाब या परिसारक दाब, परिसारक दाब। चलिए रह देते हैं, अब तक यहाँ तक कर लेना है।
लेक्चर 2 विथ रिवीजन। बस अभी ईमानदारी से थोड़ा पढ़ाई कर लो तुम लोग, और क्या बोले बाकी तुम लोग समझदार है।